आगे बढ़ते और आपको बता दें कि 5 राज्यों में बजा है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने किया चुनावी तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी 7 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। पिछली बार 2017 में भी 7 चरणों में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनावी कार्यक्रम में आयोग ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है। लगभग जो कार्यक्रम है चुनाव का वो पिछली बार की तरह ही है, पर इस बार सबसे बड़ी बात यह है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि रैलियों पर, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ 5 लोग ही हैं जो डोर टू डोर जाकर के अपने लिए वोट मांग सकेंगे। 15 तारीख तक रोक लगा दी गई है। हालांकि अब 15 तारीख के बाद जो कोरोना की स्थिति है, सिचुएशन है, उसको लेकर के आगे निर्णय किया जाएगा कि वाकई में अब रैलियां होनी चाहिए, क्या सिचुएशन इतने अंडर कंट्रोल है या फिर इसी तरीके से पाबंदियां जारी रहेगी। हालांकि अब कई ऐप्स भी लॉन्च की गई है जिसके जरिए उम्मीदवार नॉमिनेशन कर पाएंगे और साथ ही प्रचार प्रसार के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग उन्हें करना होगा। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 2017 के चुनाव को और 2022 के चुनावों में, तो कई समीकरण बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो कई ऐसे पार्टीज़ हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थी, पर अब इस बार वो सपा का साथ देती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बात करें, बीजेपी की या सपा की, दोनों में नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है और बड़े बड़े दावे दोनों ही पार्टीज की तरफ से किए गए हैं, अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब का जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। 2017 का अगर हम समीकरण को देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि अकाली दल के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अकाली दल किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से रुखसत नजर आ रहा है और यही वजह है कि इस बार बीजेपी आपको अलग से नजर आएगी। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के समीकरण की हम बात करें पिछले चुनाव की और इस चुनाव की, तो बहुत कुछ बदला है। हालांकि दोनों ही पार्टी जो जिनके बीच में नेक टू नेक फाइट है, सपा और बीजेपी, दोनों की तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में जो 17वीं विधानसभा बनी थी उसको लेकर अब इस विधानसभा में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आएगा। वो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक लहर नजर आ रही थी, लेकिन इस चुनाव में कोई लहर नजर नहीं आ रही है। उस चुनाव में कोरोना नहीं था, इस चुनाव में कोरोना है। उस चुनाव में रैलियों और प्रचार युद्ध स्तर पर हुआ था। इस चुनाव में न रैली है, प्रचार है, न जनसंपर्क है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस चुनाव में कोई चीज नजर आ रही है तो वो नजर आ रही है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड नजर आ रहा है। हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि हम 10 मार्च को वापसी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें समीकरण क्या बनते हैं, फैसला जनता को करना है। और जो जानकार बता रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो जनता का मिजाज है वो बन चुका है। वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है कि आखिर उसको वोट देना कहाँ है। और जमीनी लड़ाई जो है वो समझ में आ रही है कि यहाँ 2 ही बड़ी पार्टियों के बीच जमीनी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। ये किस करवट बैठेगा ये परिणाम आने के बाद समझ में आएगा, लेकिन ऐसे में जो जोरे आजमाइश है वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह रखी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ चीजों का ऐलान किया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव आयोग से कहा है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। वहीं थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के एडीजी एंड लॉ एंड ऑर्डर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वही चुनावी प्रबंधन और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी मुकुल गोयल वाराणसी दौरे पर निकल चुके हैं। तो युद्ध स्तर पर जो प्रशासनिक अफसर है वो मैदान में उतर चुके हैं। जो राजनीतिक पार्टियों की होर्डिंग है, बैनर है, उसको उतारा जा रहा है। पार्टियां भी इस चीज में लगी हैं कि वो जनता तक पहुंचने के लिए, उनको रुझाने के लिए कौन कौन सा हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो भी मजबूर है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो है कोरोना। और कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से नेताओं के भी हाथ पैर
फूल रहे हैं, लगातार नेता कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। ऐसे में उनको होम आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है, वो अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मुकाबला है तो उत्तर प्रदेश का काफी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी का निर्णय होता है। ऐसे में अगर वो उत्तर प्रदेश जीतती है तो 2024 में उसे दिल्ली की कुर्सी को फतह पाना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल एहतेशाम, बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि देखिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा सियासत की जमीन पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, क्या कोविड गाइडलाइन की वाकई में पालना हो पाएगी? क्योंकि हम जानते हैं पिछले साल भी चुनाव में इस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई, पर वहां पर भी पालना पूरी तरीके से नहीं हुई। देखिए, ये बात एकदम सही है कि जो कोविड गाइडलाइन बनाई जा रही है, जो आयोग ने कोविड गाइडलाइन का निर्देश जारी किया है, उसको तो बड़े शहरों में पालन किया जा सकता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो छोटे शहर है, वहां पे इसका पालन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और पंचायत चुनाव में भी ऐसे रिजल्ट सामने आए थे और बाद में काफी जनहानि का नुकसान हुआ था और काफी लोगों की मौतें हुई थी, खासतौर से उसमें चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों की भी मौत हुई थी। लेकिन चुनाव आयोग बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा राज्य है एहतेशाम। अब यही देखना है कि इस चुनौती से किस तरीके से पार पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, हालांकि तारीखों का ऐलान अब हुआ है, पर जो अलग अलग पार्टियां हैं तैयारियां पहले से ही शुरू कर चुकी है और अब सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी, एक साल पहले से ही सक्रियता बढ़ चुकी थी। हालांकि अब जब निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है कि अब कोई रैली नहीं हो पाएगी 15 जनवरी तक, उसके बाद से सियासी दलों को अपने तमाम जो योजनाएं हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही तय थे तमाम रैली थी, तमाम रोड शो से जो चुनाव का एक हिस्सा हुआ करते थे। पहली बार ऐसा होगा कि वर्चुअली अभी वो एक्टिव रहेंगे 15 जनवरी तक, उसके बाद तय होगा कि आगे उनको कैसे आना होगा। तो फिलहाल जो तमाम पार्टियों के रणनीतिकार हैं वो अब यही कोशिश में है कि कैसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, कैसे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जनता तक पहुंचे, और उस तमाम नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। बीजेपी की आईटी सेल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के, बीएसपी की तरफ से भी कई वर्चुअल रैलीज की तैयारी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बार कई मायनों में अहम तो है ही, लेकिन अलग भी होने जा रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि इस बार जिस तरीके से जो रैलीज होती थी, जनता से सीधे मुखातिब होते थे तमाम नेता, वो अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अब वो क्या कदम हो रहेगा, कैसे वो जो वर्चुअली जाएंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जाएंगे, वो कितना इम्पैक्ट छोड़ेगा, वहां पर क्या खामियां आएंगी, वो तमाम बातें अब आने वाले वक्त में साफ होंगी। उसकी तस्वीर जब साफ होगी तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जब हम नए माहौल में और खासतौर से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के माहौल में कैसे आगे संपन्न होगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जब वर्चुअल रैलियां होंगी तो कौन सी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए हम कल भी बात कर रहे थे कि ऐसे में होगा कि छोटी पार्टियां या बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियां ये मुद्दा उठाए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और यही वजह है कि कल अखिलेश यादव का भी बयान इसी को लेकर सामने आया। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने भी कहा और बाकी भी तमाम पार्टी की तरफ से बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग की बात की जा रही है, यानी कि सबको समान मौका मिलना चाहिए। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली जब कैंपेन होगा, उसमें बीजेपी का पलड़ा निश्चित तौर से भारी होगा, क्योंकि पहले से ही उनके पास भारी भरकम टीम है। तो अब उत्तर प्रदेश में हालांकि समाजवादी पार्टी के पास भी अपना आईटी सेल है, कांग्रेस के पास भी है, बीएसपी में भी सतीश चंद्र मिश्रा की टीम पूरी तरीके से आईटी, उनके पास कई सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम ऐसे लोग भी लड़ते हैं जो जिनके पास शायद इतने संसाधन नहीं होंगे। अब वो कैसे इस डिजिटल डिवाइड की गैप को पूरा कर पाएंगे, वो कैसे इसमें लोगों के साथ खड़े हो पाएंगे, बाकी दलों का मुकाबला कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकतंत्र में हक सबका है चुनाव लड़ने का, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या फिर कोई इंडिविजुअल कोई अपना चुनाव लड़ना चाहता है, उसे भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। अब निर्वाचन आयोग कैसे इसको तय करेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और ये भी दिलचस्प होगा क्योंकि जब रैलियों का आयोजन होता है तब भी पार्टियों की तरफ से दावे किए जाते हैं हमारी रैली में इतने लोग आए, तो जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये रैलियां होंगी तो भी कहा जाएगा कि इतने लोग वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।